स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट गुजराती में सेकंड सेमेस्टर का सेकंड लेसन 11 नंबर है एक जादुई पत्रनी वार्ता। तो लेखक का नाम है डॉक्टर रतिलाल बोरी सागर। तो देखो लेसन में निरंजन एक रविवारे मारे त्या આવ્યો કહે ચાલ આજે पहला शो में फिल्म जोवा जवू छे। कि निरंजन आता है लेखक के घर पे और लेखक के आके बोलता है कि चल आज अपन क्या देखने जाते हैं, फिल्म यानी कि पिक्चर देखने जाते हैं। टिकट लाव्यो छे? मैं पूछ्યું। लेखक पूछते निरंजन से कि तू टिकट लाया है? टिकट न हो तो आज रविवार फिल्म जोवानी बात पण केवी रीते थई सके। तो बोलते तू टिकट नहीं लाया है तो आज रविवार यानी कि संडे है तो फिल्म जोने की बात कह सकती नहीं है, क्योंकि संडे के दिन सबकी छुट्टी रहती तो हाउसफुल होगा। तू चाल तो खरो, कहीं मेड़ पड़ी जाए तो ठीक, नहीं तो पाछा। तो निरंजन बोलता है तू चल मेरे साथ, और तो कुछ मेड़ पड़ी जाए यानी जो अपने को कुछ जुगाड़ हो जाएगा तो पिक्चर देखेंगे, वरना वापस आ जाएंगे। थिएटर कहीं बहु दूर न हतुं ने घरे खास कई काम न हतुं એટલે એની સાથે નીકળ્યું, પણ थिएटर पर हाउसफुल નું પાટિયું ઝૂલતું હતું કે थिएटर बहुत दूर नहीं था लेखक के घर से, और आज लेखक को कुछ घर पे काम भी नहीं था। तो चलो आज निरंजन के साथ चले, लेकिन जैसे ही थिएटर के साथ जाते हैं तो उधर हाउसफुल लिखा हुआ था, यानी पूरी टिकट बिक गई थी। केम हूँ खोटू कहतो तो आजे यार पतो ज न खाय। मैं कहूं निरंजन घड़ीवार तो झाखो पड़ी गयो, पण एकाएक एना चेहरा चमकी उठ्यो। तेने खिस्सामांथी एक कागड़ काढीने मारा पर हाथ में मूक्यो। कि लेखक बोलते मैं कुछ गलत कह रहा था कि आज तो अपने को टिकट मिलेगी नहीं, संडे था। तो निरंजन थोड़ी देर तो झाखोवाड़ो पड़ी जाता है। झाखोवाड़ो यानी कि छोबीला पड़ी जाऊ। तो पर एकाएक उसके चेहरा चमकता है और उसे जेब में से एक कागज निकाल के हुए लेखक के हाथ में रखता है। छापेला लेटर पर कशुं ज लख्युं न હતું। મેં ઘણીવાર ખરાબ અક્ષરોમાં લખેલું વાંચ્યું છે, એટલે કે વાંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। મારા અક્ષર પર કંઈક બહુ સારા નથી, પણ આ પત્ર અક્ષરો એવા ખરાબ અક્ષરો મેં આજ સુધી ક્યારે જોયા ન હતા। कि जो लेटर पेड पे कुछ लिखा था जो कागज में, और उस लेटर पेड में बहुत गंदी राइटिंग खराब अक्षर थी लिखा हुआ था। मैंने बहुत बार गंदी राइटिंग से पढ़ा था, तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें से कुछ भी समझ में आ रहा था। और इतना गंदा राइटिंग आज तक लेखक ने कभी भी देखी नहीं थी। जेम सुलेखन की हरीफाई थाय छे तेम जो कुलेखन की हरीफाई योजाय तो आ अक्षर नो लखनार ज्यां सुधी एमां भाग ले त्यां सुधी बीजो कोईने इनाम न ज मळे। के जैसे सभी जगह पे गुड हैंड राइटिंग बराबर के कंपटीशन होता है लिखने के लिए, उसी तरह जो कुलेखन यानी खराब राइटिंग के कंपटीशन होएगा तो ये व्यक्ति जब तक उसमें हिस्सा लेगा तब तक दूसरा कोई भी उसमें इनाम मिलेगा नहीं। खराब अक्षरों में लखाયેલો पत्र में लखाण कदाच पूरेपूरू न उकेले तेम बने, अरे जरा पण न उकेले एम पण बने, परंतु पत्र कई भाषा में लखाયેલો छे ए पण उकेलવું बहु मुश्किल होતું નથી। પણ આ पत्र तो कई भाषा में लखायो छे तेनी पण समझ पड़े तेम ज नहोती। कि कभी कभी गंदी राइटिंग से लेटर लिखा होगा तो वो अपन पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ कुछ तो उसमें से पढ़ सकते, लेकिन कौन सी भाषा में वो भी अपने को पता चलेगा। लेकिन ये लेटर पेड में जो लेटर जो राइटिंग है उसमें तो कौन सी भाषा में लिखा वो भी समझ में आ रहा नहीं था। एमा शू लख्यु छे मैंने निरंजन ने पूछ्યું। अभी लेखक पूछते निरंजन से कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी तो मने पण समझ पड़ती नहीं। पण आ मारा एक दूरना काकानो लखेलो पत्र छे। मारा काकाए पोते पण एमणे एक बार लखेलू लखाण फरती वांचे छे त्यारे बहु पूરું उकेली सकता नहीं। के निरंजन कहता है कि मुझे भी इसमें क्या लिखा है वो पता नहीं है। ये मेरे एक दूर के जो चाचा है उसने लेटर लिखा हुआ है, और जो मेरे दूर के एक चाचा है वो एक बार अपना लिखते हैं, वो वापस वो खुद भी पूरा पढ़ सकते नहीं, इतनी गंदी राइटिंग उनकी है। एमणे आ पत्र आपीने मने मारी काकी पासे मोकल्यो हतो। आम तो मारा काकी पण मारा काकानुं लखेલું कशुं वांची सकता નથી। वे विचार पछी मारा काकाए मारा काकीने जे पત્રો लखेला हता ते काकीए लग्न पछी मारा काका पासे वंचावવાનો प्रयत्न करेलो। मारा काकाए पूरा पत्र उकेली शक्या तो न हता,
પણ યાદશક્તિના આધારે અને વધુ તો કલ્પનાના આધારે મારા કાકાએ પત્ર કેટલુંક ઉકેલી આપ્યું હતું કે लेखक बोलते हैं कि निरंजन बोलता है, जब मेरे चाचा है वो शादी से पहले उसकी चाची को लेटर लिखा था। पहले फोन ऐसा कुछ नहीं था तो वो लेटर लिखते थे। तो बोलते मेरे चाचा ने लेटर भेजा था तो मेरी चाची ने क्या किया, वो लेटर वापस शादी के बाद वापस सब लेके आती और उसके चाचा को बोलती है पढ़ने के लिए कि उसमें क्या लिखा है। इतना गंदी राइटिंग से लिखा तो उसको तो कुछ समझ में आया ही नहीं था। तो अभी मेरे चाचा को भी वो लेटर में पूरा तो क्या लिखा है समझ में नहीं आया, इसलिए क्या करते थोड़ा लेटर में से और थोड़ा अपने याद शक्ति कि क्या लिखा होगा ऐसा करके कल्पना के आधार पे वो पत्र उकेल के दिए थे। આજે પણ મારા કાકાએ પ્રેમ પત્ર ખુલતા રખડતા હોય છે, કેમ કે કોઈ એ વાંચી જાય તેવો ભય જ હોતો નથી। कि आज भी जो मेरे चाचा है उसके जो प्रेम पत्र बराबर जो चाची को लिखा था वो सब खुले ही रहते हैं, क्योंकि उसमें राइटिंग इतना गंदा है तो समझ में नहीं आएगा किसी को कि उसमें क्या लिखा है। इसके लिए कुछ डर ही रहता नहीं है। નિરંજને એના કાકાના અક્ષરો ઉકેલી શક્યો ન હતો, પણ એ અક્ષર વિશેનો એનો अभ्यास घणो ऊंडो होय एवुं लाग्युं कि निरंजन को उसके चाचा के राइटिंग पहचान उकेली सकता नहीं, लेकिन उसके राइटिंग के अभ्यास होगा ऐसा उसको लेखक को लगता है। निरंजन थोड़ी वार माटे अटक्यो, एनो लाभ लई हूँ बोल्यो हाँ पण तेनो अहीं शुं, फिल्म न जोवाय एटले के आ पत्र उकेलोमां 3 कलाक गाळवाना छे। अने जो एवो विचार होय तो मारो स्पष्ट मत छे कि 3 कलाक तो शुं 3 भव आ न उकेली सकाय। के बोलते हैं तो क्या फिर ये लेटर का क्या काम है, ये लेटर पढ़ने में 3 घंटे निकालने क्या है। ऐसा रहेगा तो मैं स्पष्ट ना कहता हूँ कि मुझे ये 3 घंटे में क्या 3 जन्म लेंगे तो भी वो उकेल पाएंगे ही नहीं। તેથી જ મને લાગે છે કે આપણે ફિલ્મ જોઈ શકીશું। નિરંજને કહ્યું કે નિરંજન બોલે इसके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन इस पिक्चर देख सकते हैं। કેવી રીતે मैं निरंजन की बात न समझाई। निरंजन बोला कैसे, मुझे पता नहीं चला कि वो कैसे ये लेटर की वजह से अपन पिक्चर देख सकते। ચાલ મારી સાથે। અહીં નિરંજન આગળ ચાલ્યો અને મેનેજરની કેબિનમાં ઘૂસ્યો। હું પણ થોડો ગભરાતો પાછળ દાખલ થયો। નિરંજને શાંતિથી એ પત્ર મેનેજરના હાથમાં મૂક્યો। મેનેજર પત્ર ઉખેડ્યો ને અંદરનું લખાણ જોઈ સ્તબ્ધ બની નિરંજનને સામે જોઈ રહ્યો। આ શું છે? પેલો સનાતન પ્રશ્ન એના મુખમાંથી સરી पड़ियो कि बोलते कि तू चल मेरे साथ। अपन निरंजन आगे जाता है और मैनेजर के केबिन में चला जाता है और लेखक भी डरते डरते उसके पीछे पीछे जाते। निरंजन शांति से वो पत्र मैनेजर के हाथ में देखते हैं और मैनेजर वो लेटर खोलते हैं और शब्द देखते बोलते कि इसमें क्या है ऐसा पूछता। वेद साहेब नो पत्र छे। निरंजन अत्यंत गंभीरताथी कह્યું वेद साहेब मैनेजर ने ओळखाण पड़ी नहीं, ए पत्र में कशुं उकेल्युं नहीं એટલે એને સહેજ મૂંઝાઈ ગયો। પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ નિરંજન એમને અડધેથી અટકાવી કહ્યું, વેદ સાહેબ લાયન્સ ક્લબના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર છે, મારા એ કાકા થાય છે। એમણે કહ્યું છે કે મેનેજર સાહેબને આ પત્ર આપશો એટલે તમને બંનેને ફિલ્મ જોવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપશે। કે वेद साहब का पत्र है ऐसा वो बोलता है तो निरंजन गंभीर है कि वेद साहब, लेकिन मैनेजर में याद नहीं आता कि वेद साहब कौन है। उसके बाद वो बोलते हैं कि वेद साहब लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है और वो मेरे चाचा है। उन्होंने मेरे को बोला था कि ये लेटर जाके वो थिएटर के मैनेजर को दे देना तुम लोग, तो तुम लोग को पिक्चर की देखने के लिए व्यवस्था वो कर देंगे। મેનેજર ધડીમૂટ બનીને ઘડીક પત્ર સામે જુએ અને ઘડીક નિરંજન સામે જુએ। એને ચશ્માના કાચ પણ 2-4 વાર સાફ કરી જોયા, પણ કંઈક વળ્યું નહીં। એટલે એને નિરંજને કહ્યું, તમે તો જાણો છો कि આજનો શો તો हाउसफुल છે। कि मैनेजर जब बहुत पत्र को देखता है और निरंजन की तरफ देखता है, लेकिन कुछ समझ में 2-4 बार तो अपने क्या करता है चश्मे का कांच भी साफ कर लेता है, फिर भी उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। इसके लिए बोलता है कि निरंजन को बोलता है तुम लोग को तो पता है कि आज का शो तो हाउसफुल। हाँ साहेब, निरंजन ઠાકરજી કહ્યું, કઈ નહીં, હું કાકાને કહી દઈશ, આપ ચિંતા ન કરો। આટલું કહી એણે અત્યંત સ્વાભાવિકતાથી મેનેજરમાં હાથમાંથી પત્ર લઈ લીધો। મેનેજર બિચારો ફરી વિચારમાં પડી ગયો। આવા વિકટ પ્રશ્નનો સામનો કરવાની આજ સુધી કારકિર્દીમાં આવ્યો ન હતું। બોલતા है तो निरंजन बोलते हाँ साहब। निरंजन ऐसा कह के वो लेटर उसके काका को बोलते हाँ हम लोग काका को बता देंगे कि शो हाउसफुल था, ऐसा करके वो आप चिंता मत करो, ऐसा करके लेटर ले लेते हो जाने लगते।
और मैनेजर भी सोच में पड़ आज तक उसने ऐसा परिस्थिति का सामना करने में आया नहीं था. અમે ચહેરા પરથી સ્પષ્ટ જણાતો હતું. ઉભા રહો, હું 2 એક્સ્ટ્રા ચેસ મુકાવી દઉં છું, એમ કહી ઘંટી મારી. પ્યુન એટલામાં આવ્યો એટલે એણે કહ્યું, બાલ્કનીમાં 2 એક્સ્ટ્રા ચેર મુકાવીને બંને ભાઈઓને ત્યાં બેસવાની વ્યવસ્થા કરી દો. જી સાહેબ કહીને પટ્ટાવાળો અમને બંને ભાઈઓને લઈને ચાલ્યો. बाद में जैसे ही लेखक और निरंजन जाने लगते मैनेजर बोलते कि रुको और बोलते कि आप लोग के लिए मैं दूसरा 2 एक्स्ट्रा चेयर्स रखवा देता हूँ, ऐसा बोल के व्यवस्था करके देता हूँ. तो वो बाद में प्यून को बुलाते हैं, प्यून के पीछे जाके वो बालकनी में 2 एक्स्ट्रा चेयर्स रखवाते हैं. પટ્ટાવાળા અમને બંનેને લઈને ચાલ્યો. ત્યાં હું સગ બની ગયો. નિરંજનની ટીકડી હતો, બીજાને પચાવવામાં જાત જાતના નુસ્ખાથી શોધતો હતો, પણ એનું આજનું સહાય અપ્રિયતમ હતું. અમે અંદર બેઠા એટલે નિરંજન વિજયનું એક ભવ્ય સ્મિત કર્યું. ઇન્ટરવલમાં પટ્ટાવાળા ફરી આવ્યો. તેણે કહ્યું, તમને બંનેને સાહેબ બોલાવે છે. કે दोनों पटावाला के पीछे जाते, 2 एक्स्ट्रा बैठा पीछे देखने बैठते, तभी वो खुश जीत हुई ऐसा करके वो खुशी की स्माइल करते. बाद में इंटरवल पड़ता तो फटावाला फिर से उन लोग को बुलाने आते कि तुम लोग को दोनों को साहेब बुला रहे हैं. આ સાંભળીને મારા તો મોતિયા જ મરી ગયા. મને થયું કે નક્કી પોલ પકડાઈ ગઈ લાગે છે ને હવે પોલીસના હવાલે જ કરી દઈશ તો અમારું શું થશે, નિરંજને કહ્યું. નિરંજન મામલો ગંભીર જણાય છે, ફસાઈ જઈશું. હા, આપણે નથી જવું, કંઈક પોલીસ પકડાવી દેશે तो अभी मैनेजर बुला रहे तो लेखक तो बोलते हैं, निरंजन मामला कुछ गंभीर लगता है, हिम्मत मोतिया मर जाओ यानी हिम्मत हार जाते. बोलते कुछ अपने लगता है पोल पकड़ गया है, उनको पता चल गया, शायद अपने को पुलिस के हवाले कर देंगे तो अभी अपन जाता नहीं, अपन भाग जाते, ऐसा वो बोलते है. तो बोलते हैं पुलिस लेके जाएगी तो क्या, उसको भी हम लोग एक लेटर दिखा के छूट जाएंगे. પેલો પત્ર છે ને બતાવીને છૂટી જાય કહી નિરંજન હસીને ઓફિસમાં ગયા. આવો ચા લેશો ને, મેનેજર અત્યંત વિવેકથી પૂછ્યું. कि बोलते कि पत्र है ना उससे अपन छूट जाएंगे. ऑफिस में जाते तो मैनेजर बोलता कि आप लोग चाय पियोगे, ये भी तकलीफ रहवा दो साहब. निरंजन खूब ठावकाई थी पृथ्वी. बोलते ऐसा तकलीफ करने की जरूरत नहीं, आप रहने दो, ऐसा जवाब देता है निरंजन. अरे એમાં તકલીફ શાની, ચા તો મંગાવી જ લીધી છે, તમને ફિલ્મ જોવામાં કઈ તકલીફ તો નથી પડી ને. बोले चा इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैंने चा तो मंगवा दी है, फिल्म देने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है तुम लोग को. ना रे ना साहेब, આપ આજે અમને ઘણી મદદ કરી છે. મેં કહ્યું, શિષ્યમાં વિદ્યા પોતાની વિદ્યા ઉતરતી હોય જોઈ ગુરુની જેમ પ્રસન્ન થઈને વાત્સલ્યપૂર્ણ નેતાજી શિષ્ય પ્રતિ જોઈ રહે તેમ નિરંજન મારી સામે જોઈ રહ્યો હતો. कि ना साहब ना, आज आपने बहुत हम लोग की मदद की पिक्चर देखने में. और जैसे शिष्य की तरफ शिष्य में विद्या अपने ग्रहण करता होगा, गुरु जैसे प्रसन्न गुरु उसी तरह निरंजन उसकी तरफ देखता है. अरे एमा सानी मदद, ये तो हमारी फर्ज थी. मैंने बोला इसमें किस क्या मदद की बात करे, वो तो हमारी फर्ज थी. चा पीवाई गई, हमें मैनेजर ने नमस्ते करे, बाकी ने पूरी फिल्म करवा अंदर गया. और चाय पीने के बाद वो लोग वापस जो आधी फिल्म बाकी थी वो देखने के लिए गए. આમ તે દિવસે રવિવાર હોવા છતાંય અમે અગાઉથી ટિકિટ ન લીધી હોવા છતાંય અમે ફિલ્મ જોઈ ને તે પણ મુફ્તમાં. નિરંજને કહ્યું, મજા આવી ને, તે તો સાલા એકને બદલે 2 ફિલ્મ જોઈ ખરી. હવે ક્યારેક કામ હોય તો કહેજે, આપ જાદુઈ પત્ર કરી आपसे. बोलते कि उस दिन तो हम लोग संडे था, टिकट नहीं ली थी पहले से, तो भी हम लोग पिक्चर देखने के लिए मिला और फिल्म देखी, वो भी फ्री में. मजा आई ना, ऐसा पूछता है. और भी 1 या 2 फिल्में उसमें देख सकते हैं. हमें कुछ भी कभी काम होगा तो इस जादुई पत्र को तू लेके जाना. थैंक यू. अभी आगे का एक સુવિખ્યાત કંપનીમાં કેટલાક લાખ લેવાના હતા. મેં અરજી કરી હતી. 15 દિવસ પછી મારો ઇન્ટરવ્યુ હતો. મને આ પત્ર લઈને કંપનીના મેનેજરને મળવાનો તુક્કો સૂચ્યો કે એક સુવિખ્યાત बराबर नामदार कंपनी में क्लार्क के लिए भर्ती हुई थी. तो 15 दिन के बाद लेखक का इंटरव्यू था. तो वो सोचते हैं कि मे बी ये जादुई लेटर है, उसको लेके मैं मैनेजर के उधर मिलने का मेरे को सूझता है. જ્યાં દેવદૂતો પગ મૂકતા ડરે છે ત્યાં મૂર્ખાઓ દોડી જાય છે. એ યુક્તિ મેં ઘણીવાર સાચી ઠરી છે. મેં નિરંજનની વાતને કરી ને પેલો પત્ર આપવા ગયો. નિરંજને કહ્યું, પત્ર આપવા તો કશો વાંધો નથી, પણ તને એનો ઉપયોગ કરતા નહીં આવડે તો તું નોકરી તો બાજુમાં આપવા રહેશે ને ક્યાંક ભરાઈ પડીશ.
પણ મને હવે આત્મવિશ્વાસ આવી ગયો હતો. મેં કહ્યું, તારી સાથે રહીને મને આડવત કેળવી લીધી છે. ગુરુએ શિષ્ય પર ભરોસો રાખવો જોઈએ. કે નિરંજન બોલતે कि जहाँ देवदूत पंक्ता डरे थे त्या मूर्खाओं दौड़ी जाए सही तो बोलते निरंजन बोलते हैं कि निरंजन से बात करें, मुझे वो पत्र तू दे, मेरे को इंटरव्यू के लिए कलार के लिए जाने का है तो तू मुझे दे. तो निरंजन बोलते मेरे को पत्र देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करना तुझे आना चाहिए, वरना तेरी नौकरी तो जाएगी लेकिन और ज्यादा तेरे को दिक्कत भी हो सकती है, परेशानी आ सकती है. पर मैंने लेकिन लेखक को आत्मविश्वास आ गया था. बोलते मैं तेरे साथ रह के मेरे को आ गया कि उसका उपयोग कैसे करना है. गुरु को शिष्य पे भरोसा रखना चाहिए, ऐसा लेखक कहते. निरंजन के મને પત્ર આપ્યો. પત્ર લઈને હું કંપનીની હેડ ઓફિસે પહોંચ્યો. મેનેજરના પીએ ને મેં ચિઠ્ઠી મોકલાવી કહેવાયું કે લાયન્સ ક્લબના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરનો પત્ર છે, હું મેનેજર સાહેબને મળવા માંગુ છું. થોડીક વારમાં તેડું આવ્યું. મેનેજરે પીએની ઓફિસમાં મને લઈ જવામાં આવ્યું. મારી ગભરામણ વધતી ગઈ હતી. મારાથી કંઈક ગલ્લા તલ્લા થઈ જાય તો પહેલા તો મારું અમોદ સત્ર વાપરી નાખ્યું. એકદમ પેલો પત્ર મેં પીએના હાથમાં મૂકી દીધો. પત્ર જોઈને એ ચમકે. તેણે કહ્યું, આ વેદ સાહેબનો પત્ર છે. કે निरंजन पत्र देता है, लेखक अभी कंपनी के हेड ऑफिस में पहुंचते और मैनेजर ना पीए को कहने के लिए भिजवाते कि मैं लायंस क्लब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का पत्र लेके हुए मैनेजर से मिलना चाहता हूँ. थोड़ी देर के बाद मेरे को तेड़ू यानी कि बुलाते हैं और मैनेजर पीए के ऑफिस में वो मने लेके जाता है पीए. और उसके बाद मैं डर लगने लगता है. कुछ बोलूं ऐसा तैसा बोलो, इससे पहले मैं वो लेटर उनके हाथ में दे दिया और बाद में वो पढ़ते बोलते ये तो वेद साहेब का पत्र है. हाँ, मैं કહ્યું, તમે તેમને ક્યાંથી ઓળખો છો? મારા કાકા મીન્સ કે મારા દૂરના કાકા છે. પત્રમાં શું લખ્યું છે? પેલા સનાતન પ્રશ્ન મુખમાંથી સરી પડ્યો. મેં પત્ર ઉખડ્યો નથી. બોલते कि हाँ मैं पहचान तो ऐसा बोलते. तो તમે ક્યાંથી ઓળખો છો ऐसा पूछते. तो बोलते कि मारा काका मीन्स के मेरे मित्र है, उसके वो चाचा है. पत्र में क्या लिखा है ऐसा प्रश्न पूछे. तो बोलते वो पत्र पर देखते तो बोलते कि पत्र में क्या लिखा है. तो बोलते कि मैंने वो पत्र उखड़्यो नहीं यानी मैं वो पढ़ा नहीं हूँ. ઉખડ્યો હોય તો એમ કહી તે જરા હસ્યો ને ઊભો થઈને અંદરની કોબિનમાં ગયો. હું ખરેખર ગભરાઈ ગયો. કુરુક્ષેત્રમાં મેદાનમાં મૂંઝાઈ ગયેલા અર્જુન જેવી મારી સ્થિતિ હતી. પણ મારો કૃષ્ણ નિરંજન ત્યાં હાજર નહોતો. થોડી વારમાં પીએ બહાર આવ્યો ને કહ્યું, અંદર જાઓ, સાહેબ બોલાવે છે. હવે તો હું ધ્રુજવા જ લાગ્યો. ઘડી વેર તો મને થયું કે અહીંથી નાસી છૂટું, પણ એમ કરવામાં હિંમત ચાલી નહીં. ફાંસીની ખોલી તરફ જતો હોય એમ હું ઘસરાતા પગે હું અંદર ગયો. અંદર સાહેબ બેઠા હતા. હું અંદર ગયો ત્યારે એ પત્ર ઉકેલવામાં મશગુલ હોય. હું જોઈને ઊભો રહ્યો એટલે કે બેસો. હું બેઠો એટલે એમણે મને પૂછ્યું, તમે વેદ સાહેબને કેવી રીતે ઓળખો છો? કે पीए बोलता है कि वो पत्र पे खड़े हो तो जरा ऐसा हंस के वो खड़े होके वो केबिन के अंदर जाते. खरेखर अभी वो लेखक को डर लगते है. जैसे कुरुक्षेत्र क्या है, जहाँ पे पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, वो जगह को कुरुक्षेत्र में हुआ. तो उस मैदान में जैसे अर्जुन की स्थिति थी कि अर्जुन भी अपने परिवार के सामने उसको युद्ध हुआ करना था, तो वो भी मुझवण में था कि वो क्या करे. तब कृष्ण ने उसको सही रास्ता बताया था कि धर्म के रास्ते पे चलना है तो अधर्म का नाश करना ही पड़ेगा, और वो लोग अधर्म में के सामने खड़े तो वो लोग के सामने तेरे को युद्ध करना पड़ेगा. लेकिन वो भी सोचते कि मेरा तो कृष्ण निरंजन अभी इधर हाजिर भी नहीं है. बाद में सोचते इतने में बाहर से बोलते कि अंदर आप लोग को साहेब बुला रहे, मैनेजर बुला रहे. तब वो ध्रुजने कांपने लगता है. तो कभी मन में ऐसा होता है कि मैं भाग जाता हूँ, लेकिन वो करने में भी हिम्मत चली नहीं. जैसे कि फांसी लगाने के लिए आदमी को लेके जा रहे वैसे वो डरे डरे उसकी तरफ जाता है. साहब अंदर बैठे थे और वो पत्र पढ़ने में मशगूल थे. तभी खड़े मेरे को देख के बोलते कि बैठ, और पूछते कि तुम वेद साहब को कैसे पहचानते हो? मारो मित्र निरंजन वेद ના એક કાકા છે. મને લાગ્યું કે પત્રની અસર થઈ છે. અમે નિરંજન તમારો મિત્ર છે? સારું, આ પત્ર તો મારો જ છે. કે लेखक बोलते कि जो मेरा मित्र निरंजन है वो वेद साहब उसके चाचा है. और मेरे को लगा कि अभी उसकी असर हो रही है. निरंजन તમારો મિત્ર છે, સારું, પણ પત્ર તો મારો જ છે. कि वेद साहब बोलते कि जो थे वो मैंने उधर के वो तो खुद ही थे जिसने મારો જ અક્ષર છે. સ્વાગત બોલતા એમ કહ્યું, પણ શું લખ્યું છે
તેનો અત્યારે ખ્યાલ નથી આવતો. તમે કહો છો કે આ પત્ર મારા માટે પર લખાયેલો છે, પણ એ મેળ બેસતો नहीं. और बोलते हैं कि निरंजन ऐसा सोचा कि मैंने पत्र किसी दोस्त के लिए ऐसा सिफारिश के लिखा होगा, ऐसा मेरे को याद नहीं है. तमे कहो आ पत्र मैं मारी ऊपर कभी पत्र लख्यो नहीं. वो बोलते कि मैंने तो खुद के लिए कभी पत्र ऐसा लिखा, ऐसा याद नहीं आ रहा है. आज सांभળી मैं तो धरती पर फरती लागी. साहेबना टेबल पर पड़ेला पट्टा पर मारी नजर पड़ी. लख्યું હતું MG વેદ. मारू नसीब मैंने खुद वेद साहब पास खेची लाव्યું હતું. कि ऐसा बोलते हैं तो मेरे को तो डर लगता है, जैसे दौड़ती गोल गोल घूमने चक्कर जैसा आने लगा. और बाद में टेबल के ऊपर जो पाट्या रखा था बराबर लिखा रहता है, उसमें देखा नाम लिखा था तो MG વેદ. मारू नसीब ये वेद साहब के पास खींच के लेके गया. મને નિરંજનની વાત કરી હોત તો આ ઘોટાળો ન થાત. જો કે વેદ સાહેબ તો હજુ પણ ઉકેલવામાં પ્રવૃત્ત હતા. થોડીવાર પત્ર સામે જોઈએ, થોડીવાર મારી સામે જોઈએ, પછી જાણે સ્વગત બોલતા હોય એમ ફરી બોલ્યા. મેં નિરંજન એને કોઈ ભાઈબંધ માટે આવો પત્ર લખી આપ્યો હોય એવું યાદ આવતું નથી, પણ આ લેટર પેડ ને અક્ષરો તો મારા જ છે. પત્ર પણ કોને ઉદ્દેશી લખાયો છે તેનો ખ્યાલ નથી આવતો. कि वेद साहब पत्र उकेलने में क्या लिखा उसमें बोलते, बाद में बोलते मेरे को अभी याद नहीं है कि निरंजन के दोस्त के लिए ऐसा कुछ मैंने लेटर लिखा होगा. लेटर पे राइटिंग मेरी है, लेकिन किसके लिए लिखा वो भी समझ में आ रहा नहीं है. जो ये ख्याल आवे तो कई समझाय के लिए कोई चीज समझ में आए तो मेरे को पता चले. पर ऑल राइट, તમારે શું કામ છે કે तुम्हें क्या काम है? સાહેબ મેં અહીં ક્લાર્કની નોકરી માટે અરજી કરી છે. ઓહો એમ વાત છે, એક અઠવાડિયા પછી તપાસ करजो. बोलते और चलो अभी ये तो समझ में नहीं, लेकिन तुमने इधर कुछ काम है? तो बोलते हाँ कि मैंने क्लार्क के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है. तो बोलते ठीक है, एक हफ्ते बाद आप चेक करवाना कि क्या है. અને આજે હું વેદ સાહેબની ઓફિસમાં ક્લાર્ક છું. અલબત્ત પેલો જાદુઈ પત્ર વેદ સાહેબ પાસે રહી ગયો એનો અફસોસ મને અને નિરંજને દિવસો સુધી રહ્યો. कि अलबत्त वेद साहब की अभी आज वो वेद साहब के ऑफिस में लेखक काम कर रहे हैं, लेकिन वो जादुई पत्र वेद साहब के पास ही रह जाता है. उसका अफसोस मेरे को और निरंजन को बहुत दिनों तक रहता है. तो लेसन कंप्लीट हो गया सेकंड. अभी क्वेश्चन आंसर आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है. थैंक यू.